सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का BCIAS पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 23 अक्टूबर 2022। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। क्या है महत्वपूर्ण खबर, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप ISPCS जैसे सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। यदि आप SSC बैंकिंग रेलवे जैसे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा डेली का करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज का अपना पहला सवाल है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली। दक्षिणी यूरोप का एक देश जो भूमध्य सागर से अपनी सीमा शेयर करता है, यानी भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। इटली की राजधानी है रोम, जो प्राचीन काल से अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इटली का उत्तरी भाग आल्प्स पर्वत से जुड़ा हुआ है। आल्प्स पर्वत जो यूरोप तथा एशिया को अलग करता है। और दो महत्वपूर्ण सवाल इटली से आपसे पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, क्योंकि दो इटली के प्रमुख द्वीप हैं जो भूमध्य सागर में स्थित हैं। एक है सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप भूमध्य सागर में स्थित इटली का एक द्वीप है। इसके अलावा सार्डिनिया द्वीप भी भूमध्य सागर में स्थित इटली का एक द्वीप है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि सिसिली द्वीप कहाँ स्थित है, देन यू हैव टू से दैट कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में। सार्डिनिया द्वीप कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर में। ये किस देश का द्वीप है, यानी किस देश के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है इटली। आज का दूसरा सवाल है दोस्तों कि गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने धनतेरस के अवसर पे 4.5 लाख लोगों को आवास प्रदान किया। आपको ये बताना है कि आवास प्रदान कहाँ पे किया। MP, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धनतेरस के शुभ अवसर पर 4.5 लाख लोगों को आवास प्रदान किया। और ये आवास प्रदान जो किया गया है ये PM आवास योजना के अंतर्गत किया है। PM आवास योजना की बात करें तो 25 जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 25 जून 2015 को PM आवास योजना की शुरुआत हुई। ये शहरी आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहले इसे इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इसको 3 फेज में चलाया गया। सबसे पहले 2015 से लेकर 2017 तक, उसके बाद 2017 से लेकर 2019 तक, उसके बाद 2019 से लेकर 2022 तक, क्योंकि भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि 2022 तक सबको घर मिले। और इसी के तहत PM आवास योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। इस योजना में दोस्तों जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें 60:40 है, यानी 40% जो धन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी। 60% जो धन होगा ये केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि 40% जो धन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में ये रेशियो है 90:10, यानी 90% जो धन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खर्च उठाएगी, जबकि 10% जो खर्च है वो वहाँ की राज्य सरकार निर्वहन करेगी। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 12,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं जो शौचालय कार्य के लिए दिया जाता है। और हमने आपको बताया पहले से इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। बात अगर दोस्तों मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसकी राजधानी भोपाल है। भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा 1000 से लेकर 1056 के बीच में की गई थी। भोपाल को राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल के अंदर 2 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण एक भयानक त्रासदी आई, जिसे हम भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं। और इस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण, रिसराव के कारण लगभग 2259 लोगों की जान चली गई थी। बाद में 8000 से अधिक लोगों की जान चली गई इस गैस के संक्रमण के कारण। तो भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 की हुई घटना इतिहास में एक दुखद दिन के बारे में हमें याद दिलाता रहता है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए दोस्तों तो हमने ऑलरेडी आपको बताया 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि 1 नवंबर
2000 को 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और बारहसिंघा मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पशु है। इसके अलावा इनका जो राजकीय वृक्ष है मध्य प्रदेश का वो बरगद है। बरगद राजकीय वृक्ष है। भारत में सबसे बड़ा बरगद का जो पेड़ है वो भारतीय बॉटनिकल में है, जो आपको शिवपुर हावड़ा में मिलेगा। हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलखंभ है। मलखंभ तथा योगा को अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन गुजरात में हुआ उसमें शामिल किया गया पहली बार। और इनका जो राजकीय पक्षी है वो बुलबुल है। शाह बुलबुल मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। जबकि एमपी का जो राजकीय पुष्प पूछा जाए तो राजकीय पुष्प है एमपी का लिली। लिली राजकीय पुष्प है। बारहसिंघा जो है राजकीय पशु है। इसके अलावा शाह बुलबुल जो है वो राजकीय पक्षी है। बरगद राजकीय इनका वृक्ष है और मलखंभ जो है ये राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर। इंदौर को हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण की 6वीं रिपोर्ट में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया और इंदौर 6ठी बार लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना भारत का। जबकि आपसे पूछें कि दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था तो नवी मुंबई दूसरा सबसे स्वच्छ शहर था भारत का, जबकि प्रथम सबसे स्वच्छ शहर था इंदौर। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 230 और लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11। जबकि एमपी का जो हाई कोर्ट है वो पड़ेगा आपको जबलपुर में। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीते छोड़े, जिसमें 5 मादा चीते और 3 नर चीते थे। और इन मादा चीतों को प्रधानमंत्री मोदी ने आशा नाम दिया है। पन्ना, पेंच, बांधो, फोसिल, सतपुड़ा, संजय गांधी, वन्यजीव, ये सारे नेशनल पार्क है जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी ये बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है 18। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित किया गया था वो नीलगिरी था और लास्ट में जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया वो पन्ना है। पन्ना भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। पन्ना को 2011 में, जबकि नीलगिरी को 1983 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस। पेरिस जो फ्रांस का एक शहर है जहाँ पे एफिल टावर भी स्थित है। कमेंट करके आप बताइए कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप, खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो आपसे कोई पूछे वर्ल्ड हेरिटेज साइट एमपी में कौन कौन है तो सांची का स्तूप है, खजुराहो का मंदिर है। इसके अलावा एक और है, 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। और आपको पता है हाल ही में जो ग्वालियर शहर है, ग्वालियर और ओरछा, इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सिटी का दर्जा प्राप्त दिया गया है। सिटी की बात करें तो सबसे पहले अहमदाबाद की बात की जाए, अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद आपने नाम सुना होगा चंडीगढ़ का और तत्पश्चात ओरछा ग्वालियर का नाम आता है। तीसरा सवाल है दोस्तों कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उसके ही पार्टी से निकाल दिया गया है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी चीन या डी उत्तर कोरिया। तो चीन के उपराष्ट्रपति को उसके ही देश के पार्टी से जबरदस्ती निकाल दिया गया है। और चीन में जो प्रेजेंट टाइम में सत्ता में काबिज हैं वो शी जिनपिंग। इनकी पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए तो दोस्तों 1949 में माओत्से यानी माओ ने इसकी स्थापना की थी। तो 1949 में स्थापित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से उसके ही उपराष्ट्रपति को निकाल दिया गया है। चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं। ये 15 नवंबर 2012 से लगातार सत्ता पे काबिज हैं। अब इसकी 20वीं बैठक हुई है चीन में। ऐसा आशा की जाती है कि इसकी 20वीं बैठक में पुनः तीसरी बार कार्यकाल संभालेंगे शी जिनपिंग। चीन में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी खुद की सेना है, उसकी सेना का नाम है
पीपल लिबरेशन आर्मी जिसकी स्थापना 1 अगस्त 1927 को की गई थी। और चीन की राजधानी आपको पता है बीजिंग, और बीजिंग में हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सीएसओ का। सीएसओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा नोवा कारोत्का बांध किस देश में है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी यूक्रेन, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यूक्रेन के खारसेन शहर में मिलेगा आपको नोवा कारोत्का बांध। और अब यूक्रेन की सेना कह रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि रशियन सेना के द्वारा इस बांध को उड़ा दिया जा सकता है। अगर ये बांध तोड़ दिया गया तो पूरे यूक्रेन में तबाही हो जाएगी, पानी ही पानी हो जाएगा। और ये बांध अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी पे बना है तो उसका नाम है डेनीप्रो नदी। तो डेनीप्रो नदी जो यूक्रेन के खारसेन शहर में है, तो उस नदी पे स्थित है नोवा कारोत्का बांध। और इस बांध को ऐसा आशंका कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की रशियन सेना के द्वारा उड़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें विस्फोट लगा दिया गया है, इसलिए ये बांध सुर्खियों में था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हाल ही में सेबी ने किस कंपनी पे प्रतिबंध लगा दिया है? आपको आंसर बताना है। बोएडोइंग के ऊपर, नेस्वाडिया के ऊपर, या दोनों के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों के ऊपर। बोएडोइंग और नेस्वाडिया ये 2 कंपनी हैं। इन दोनों कंपनियों के ऊपर सेबी ने 15,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और सेबी की बात की जाए दोस्तों, तो सेबी की स्थापना, वैसे इसकी स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को हो गई थी, यानी 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में भारतीय संसद ने एक सेबी एक्ट लाया 1992। तो सेबी एक्ट 1992 के बाद 30 जनवरी 1992 को आधिकारिक रूप से इसका गठन होता है, जबकि इसकी स्थापना की बात की जाए तो 12 अप्रैल 1988 को ही हो गई थी। लेकिन सेबी एक्ट 1992 के तहत आधिकारिक रूप से इसका गठन जो किया गया वो 30 जून 1992 को किया गया। सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये भारत में जो एक्सचेंज होते हैं, शेयर मार्केट होते हैं, उसमें धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे जो ट्रेडिंग है उससे संबंधित गतिविधियों पर नजर रखती है। यदि कोई कंपनी शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग करता पाया जाता है या शेयर बाजार में धोखाधड़ी करता है, तो सेबी के पास पावर है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, जुर्माना लगा सकती है। इसी के तहत सेबी ने बोएडोइंग और नेस्वाडिया पे जुर्माना लगाया है। एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि सेबी के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी हैं। ये काफ़ी कई सालों से बने हुए हैं इस पद पे। अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन हैं। तो ये रहा सेबी से संबंधित जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा जेसीबी प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित, विज्ञान, साहित्य या ज्योतिष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी प्राइज दिया जाता है। इस प्राइज की शुरुआत 2018 में की गई थी, यानी अभी हाल ही में 2018 में जेसीबी प्राइज की शुरुआत की गई। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये साहित्य में हिंदी, बंगला, उर्दू, मलयालम, नेपाली जैसी भाषाओं में देते हैं। और तो कल यानी इस प्राइज की घोषणा की गई और जिसका वितरण किया जाएगा 21 नवंबर को इसका वितरण किया जाएगा। इसलिए सुर्खियों में था जेसीबी प्राइज साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि USISPE पुरस्कार जो ये है, इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? जी सतीश रेड्डी जी को, जो देश के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, पूर्व DRDO अध्यक्ष हैं। के सिवन जो इसरो के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, इस समय कौन है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। या शिव नादिर जो हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चेयरमैन हैं, इनको दिया गया है। या एस कुमार, किरण कुमार जो इसरो के भी चेयरमैन रह चुके हैं, इनको दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिव नादर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी के जो संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं, उनको US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2022 का लाइफ
टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राष्ट्रीय अणुवत आयोजन कहाँ किया गया? दरअसल अणुवत का मैं हिंदी में बहुत बार ट्राई किया टाइप करने का, बट अणुवत हो नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें ये वाला आता ये हमसे टाइप नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको मैंने इंग्लिश में टाइप किया है। तो राष्ट्रीय अणुवत का आयोजन कहाँ किया गया आपको बताना है। ए बिहार, बी मणिपुर, सी राजस्थान या डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। और ये किया गया है बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन हुआ है। पटना जिसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, जो उदयन के द्वारा जो मगध शासक उदयन थे उनके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, जबकि पटना का नाम जो है वो राजा पाटतक के नाम से है। तो अगर आपसे कोई पूछे पटना का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो पात्रक एक राजा हुआ करते थे उनके नाम पे है, जबकि पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। ये मगध शासक थे। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि पटना को सबसे पहले राजधानी किसने बनाई थी, तो मगध साम्राज्य जो थे अजातशत्रु जो थे, इन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी बदल के सबसे पहले पटना यानी पाटलिपुत्र स्थापित की थी उस समय। अगर आधुनिक पटना की बात की जाए दोस्तों, तो सोन, गंगा और गंडक 3 नदियों के संगम पे स्थित है पटना। पटना में गंगा नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है जिसको महात्मा गांधी पुल के नाम से जानते हैं, जो पटना तथा हाजीपुर को जोड़ता है। बाकी बिहार के बारे में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें कि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, ये 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, आपको पता है। हालांकि अब नीतीश कुमार जी जो हैं एनडीए से इनका गठबंधन टूट गया है। इस समय आरजेडी के साथ इन्होंने सरकार मिलकर बनाई है। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। और लालू प्रसाद के जो बेटा हैं तेजस्वी यादव यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। तो डिप्टी सीएम बिहार के कौन है? तेजस्वी यादव। सीएम आपको नीतीश कुमार मिलेंगे। इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। बिहार का जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी और जो दूसरी भाषा है वो है उर्दू। इसी तरह उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा उर्दू है, जिसको 1989 में उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा सेकंड राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को दिया था। बिहार में आपको विधानसभा भी मिलेगा, विधान परिषद भी मिलेगा। तो विधानसभा की जो सीटें बिहार में हैं वो 273 है, जबकि विधान परिषद में जो सीटें वो 75 है। लोकसभा में बिहार की जो सीटें संख्या है वो 40 है और राज्यसभा में बिहार से 16 लोग चुन के आते हैं। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बोध वृक्ष है जहाँ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये गया डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर एक महाबोध मंदिर भी है। उस मंदिर का निर्माण किसने कराया था कमेंट करके बताइए दोस्तों। इनका राजकीय जो पशु है वो है बैल। राजकीय पक्षी जो है ये गौरैया है बिहार का, ये याद रखिएगा। और राजकीय जो खेल है ये कबड्डी है। अभी मैंने बात बताई थी कि एमपी का जो राजकीय खेल है वो मलखम्ब है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है और हॉकी उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको मिलेगा राजकीय खेल उड़ीसा का भी। और उड़ीसा की बात आई है दोस्तों, तो उड़ीसा में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि इसरो ने किस देश के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और एक तरीके से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि ये 36 के 36 जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं ये लॉन्च किया गया है LBM3M2 नामक लॉन्च व्हीकल से। और ये लॉन्च व्हीकल जो है, जो हमारा GSLV Mark 3 था जिसको हम बाहुबली के नाम से जानते थे, ये उसी का उन्नत वर्जन है। तो भारत का सबसे भारी जो प्रक्षेपण यान है LBM3M2 उससे लॉन्च किया गया है इन 36 उपग्रह को। और ये उपग्रह हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के। और ये इसरो की पहली कॉमर्शियल उड़ान है जिसमें 36 उपग्रह को भेजा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये आप याद रखिए कि इन 36 उपग्रह को जो भेजा गया ये कॉमर्शियल उड़ान है। और इसरो ने अपने कॉमर्शियल उड़ान के लिए एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम से सह कंपनी स्टार्ट की है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो उसके द्वारा इसरो की एक संस्था है। 12:15 पर रात मध्यरात्रि को AM में 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से।
बाकी रही बात इसरो की, हमने आपको बताई कि इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। इसरो का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को पहली बार हमने यूएसएसआर की मदद से लॉन्च किया था। दूसरा जो इसरो का उपग्रह था वो भास्कर था। उसके बाद 1980 के दशक में रोहिणी सीरीज हमने चलाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोग से। उसके बाद 22 अक्टूबर को इसरो ने कीर्तिमान रचा 2008 में, जब चंद्रयान फर्स्ट को पीएसएलवी के थ्रू से एक्सल वर्जन से भेजा गया था। उसके अलावा बात करें तो मंगलयान, ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन था। दुनिया का चौथा देश बना था भारत। यूएसए, रूस और यूएई के बाद हम चौथे देश बने थे जिसने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था, और पहली बार में मंगल में पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश थे। इसके अलावा एक कीर्तिमान भारत ने तब रचा जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया भारत। अब चंद्रयान 3 जून 2023 में भारत लॉन्च करेगा। इसरो के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत जी ने इसकी सूचना दे दी है। और गगनयान हम भेज रहे हैं अगले साल, और गगनयान में व्योममित्र नामक एक आर्टिफिशियल भेजेंगे। तत्पश्चात भारत गगनयान के थ्रू 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो ये भारत का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा, इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होगा। इसके अलावा 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को भेजा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हमने PSLV C-37 से भेजा था। PSLV C-37 से एक साथ 104 सैटेलाइट को भेजकर हमने रसिया का कीर्तिमान तोड़ा था, क्योंकि रसिया ने इससे पहले आई थिंक 38 या 40 के आसपास सैटेलाइट एक साथ भेजे थे, और भारत ने बाद में 104 सैटेलाइट भेजकर पूरी दुनिया में अपना कीर्तिमान रचा था। आखिरी सवाल हमारा दोस्तों है कि रक्षा उत्पादों में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस IIT के साथ समझौता किया है? रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT BHU। तो इसका सही आंसर है IIT BHU के साथ DRDO ने विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए समझौता किया है। और IIT BHU जो है आपको मिलेगा बनारस में। इसके अलावा DRDO ने हाल ही में IIT कानपुर और IIT जोधपुर के साथ भी समझौता किया है, ताकि देश में स्वदेशी चीज़ों को बढ़ाया जा सके। क्योंकि आपको पता है गुजरात में 12वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन हो रहा है, और वहाँ पे DRDO ने IIT कानपुर, IIT जोधपुर और IIT BHU के साथ समझौता किया है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आपके एग्जाम में सीधे यहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो ये अभी तक आप लोगों ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।